हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हमारे सीटेट जूनियर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम जूनियर के 8 दिसंबर 2019 के हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, लैंग्वेज 1 में जो हिंदी है, यानी जिन्होंने हिंदी चूज किया है, उन्हीं प्रश्नों को इन सारे वीडियो में सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं लैंग्वेज 1 में हिंदी के। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न जो है वो एक गद्यांश दिया हुआ है और उससे हमसे कुछ प्रश्नों को पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। हमारा गद्यांश है कि हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसा ही अधिकतर जानवरों, चिड़ियों, रेंगने वाले जंतुओं, ठीक है, कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, दूसरी ओर सभी प्रकार की वनस्पतियां क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। ठीक है, यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे, तब उसका अर्थ होगा कि पौधे और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात वातावरण में बढ़ा दें, तब प्रकृति के द्वारा लाखों सालों से बना कर रखा गया संतुलन बदल जाएगा। ठीक है, और क्या है कि वातावरण और वनस्पतियों का, यहाँ पे दोस्तों छूट गया है, वातावरण और वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनिमय करती रहती हैं। तो यहाँ बस कार्बन डाइऑक्साइड छूट गया है PDF में, तो ये फिर से लाइन पढ़ देती हूँ। वातावरण और वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनिमय करती रहती हैं। वातावरण से वह वनस्पतियों में जाती हैं। जब वनस्पतियां सड़ने लगती हैं, तब उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाती है। वनस्पतियां इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड बसंत और ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करती हैं, और जब वे सर्दियों में नष्ट होने लगती हैं, तब उसे छोड़ती हैं। इस प्रकार वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में मौसम दर मौसम फर्क होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने गद्यांश को पढ़ लिया है। अब हम इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्न हमारा पहला है कि विनिमय का अर्थ है। ऑप्शन ए है आना जाना, ऑप्शन बी है लेना पहुंचाना, ऑप्शन सी है देना खरीदना, ऑप्शन डी है लेना देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेना देना। ठीक है, तो दोस्तों विनिमय का क्या अर्थ होता है? विनिमय मतलब एक्सचेंज। ठीक है, इसका अर्थ होता है वस्तुओं या विचारों का आदान प्रदान, यानी लेन देन होता है। ठीक है, कॉमर्स में इसे क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, जहां एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु ली या दी जाती है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। बढ़ते हैं 92 नंबर प्रश्न पर। हम सांस के साथ, ठीक है, ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड लेते और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन छोड़ते और ग्रहण करते हैं, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड लेते और छोड़ते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों गद्यांश में दिया है कि मनुष्य और अन्य अधिकांश जीवित प्राणी श्वसन क्रिया के दौरान वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं 93 नंबर प्रश्न पे। 93 नंबर प्रश्न है,
ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव ऑप्शन ए है विचित्र प्रकार का है, ऑप्शन बी है मानव से भिन्न है, ऑप्शन सी है मानव के विपरीत है, ऑप्शन डी है मानव की तरह है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मानव की तरह है। ठीक है। गद्यांश में कहा गया है कि प्रकृति में पौधों और प्राणियों के बीच गैसों का आदान प्रदान एक दूसरे पर निर्भर करता है। ठीक है। उसे जीवधारी ग्रहण करते हैं जिससे संतुलन बना रहता है। कैसे संतुलन बना रहता है कि मानव ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसके बदले ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं 94 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है कि वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को मिलती है। ऑप्शन ए है जैविक खाद, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। जब पेड़ पौधे या वनस्पतियां नष्ट होकर सड़ने लगती हैं तो उनके अपघटन यानी डीकम्पोजिशन क्या होता है? डीकम्पोजिशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वातावरण में मिल जाती है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं 95 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है कि पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक, ऑप्शन ए है वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करती रहें, ऑप्शन बी है सूर्य का प्रकाश मिलता रहे, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड मिलना बंद हो जाए, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे। ठीक है। गद्यांश में बताया गया है कि यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा बना रहता है तो पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में संतुलित और समान स्तर पर आ जाएगा। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं 96 नंबर प्रश्न पे। तो दोस्तों प्रश्न क्या है कि वातावरण का विग्रह और समास होगा, क्या होगा? ऑप्शन ए है वातावरण रूपी वात कर्मधारय, ऑप्शन बी है वात और आवरण द्वंद्व, ऑप्शन सी है वात का आवरण तत्पुरुष, ऑप्शन डी है वात का बना ऐसा आवरण बहुब्रीहि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वात का आवरण यानी तत्पुरुष समास। तो दोस्तों वातावरण दो शब्दों से मिलकर बना है वात, वात धन आवरण। ठीक है। जिसमें दोस्तों वात का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वायु या हवा। ठीक है। वात का मतलब होता है वायु या हवा और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ हिस्सा। क्या होता है? ढका हुआ हिस्सा। तो इसका विग्रह करने पर आएगा वात का आवरण। क्या आएगा? वात का आवरण। और यहाँ क्या दिया गया है? क दिया गया है। ठीक है। वात का, तो ये संबंध कारक विभक्ति का लोप यहाँ पे हो रहा है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क विभक्ति जो आई है। ठीक है। तो सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने 97 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है कि श्वास और ऑक्सीजन शब्द है। ऑप्शन ए है तत्सम आगत, ऑप्शन बी है तत्सम तद्भव, ऑप्शन सी है तद्भव देशज, ऑप्शन डी है देशज आगत।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तत्सम आगत। ठीक है। तो दोस्तों जो श्वास है यह संस्कृत का मूल शब्द है, जिसे हिंदी में बिना किसी बदलाव के उपयोग किया जाता वो क्या कहलाते हैं हमारे तत्सम शब्द, जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं। तो श्वास हमारा तत्सम हो गया। और ऑक्सीजन क्या है, यह जो है आगत शब्द हो गया। क्यों आगत हो गया ऑक्सीजन? तो दोस्तों ये ऑक्सीजन जो है अंग्रेजी भाषा, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में इसको ऑक्सीजन ही कहते हैं। तो अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आया है, इसलिए इसे आगत या विदेशी शब्द कहा जाता है। ठीक है। तो आप पता चल गया होगा कि आगत शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो दूसरे भाषा से हिंदी में आ गए हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा से ये हिंदी में आ गया है, तो वो हमारा आगत या विदेशी शब्द हो गया। तो सही आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर ए, तत्सम और आगत। बढ़ते हैं 98 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है कि लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से है। ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है संज्ञा, ऑप्शन सी है सर्वनाम, ऑप्शन डी है विशेषण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिया विशेषण। ठीक है। लंबे समय तक ये शब्द क्या है, यही हमसे पूछा था। ठीक है। लंबे समय तक ये शब्द किसी कार्य के होने के काल या समय की अवधि को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। इसलिए व्याकरण में जो शब्द क्रिया के होने के समय या ढंग की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। और यहाँ काल या समय की अवधि को बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। चलिए जान जाते हैं क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा है रीतिवाचक और चौथा है स्थानवाचक। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 98 का। बढ़ते हैं 99 नंबर प्रश्न पे। गद्यांश का मुख्य विषय है। ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है बसंत और ग्रीष्म ऋतु में वनस्पतियाँ, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन, ऑप्शन सी है श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण, ऑप्शन डी है पौधों और प्राणियों का जीवन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। ठीक है। तो दोस्तों पूरे गद्यांश में मुख्य रूप से इसी बात पर चर्चा की गई है कि कैसे पौधे और जीवधारी वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा बी। तो हम लोगों ने 91 से 99 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया, यानी 91 से 99 तक का ये जो प्रश्न थे दोस्तों ये गद्यांश से संबंधित थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमको एक काव्यांश दिया है, ठीक है, काव्यांश, और इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम काव्यांश पढ़ेंगे, इसके अर्थों को समझेंगे और उसके बाद जो है इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए काव्यांश पढ़ लेते हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को। ठीक है। मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। ठीक है। तो दोस्तों काव्यांश की ये लाइनें दी गई हैं और इनसे प्रश्न पूछा गया है। तो ये किसकी पंक्तियां हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ठीक है। किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। उनके द्वारा रचित कौन सी कविता है, भिक्षुक से ली गई है। भिक्षुक कविता से ये लाइन ली गई है। अब चलिए इसके अर्थों को देख लेते हैं।
तो दोस्तों इन सारे पंक्तियों में दोस्तों कवि निराला जी ने समाज के सबसे लाचार और गरीब वर्ग यानी एक भिखारी की अत्यंत दयनीय और करुणामय स्थिति का क्या किया है, सजीव चित्रण किया है। इसमें वो कहते हैं कि वह भिखारी अत्यंत दुखी और निराश मन से सड़क पर आ रहा है, ठीक है, और उसकी बदहाली को देखकर राहगीरों या उसे देखने वालों का दिल दहल जाता है, उनके मन को गहरी ठेस पहुंचती है। वह स्वयं भी अपनी इस दशा पर पछताता हुआ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि भिखारी इतना भूखा और कमज़ोर हो चुका है, ठीक है, कि भूख के मारे उसका पेट और पीठ सिकुड़कर आपस में सट गए हैं। जो इसमें दिया है ना, दोनों मिलकर हैं एक, ठीक है, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, तो वो क्या हो गया है कि भूख के मारे उसका पेट पीठ दोनों सिकुड़कर आपस में सट गए हैं। शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची है, इसलिए वह चलने के लिए एक छोटी लाठी, याद दिया ना, लकुटिया टेक, छोटी लाठी का सहारा ले रहा है और कांपते कदमों से टेक टेक कर चल रहा है, ठीक है। और उसकी इच्छा क्या है, तो उसकी कोई बड़ी इच्छा नहीं है, वह केवल अपना जानलेवा जो भूख है उसको जो है मिटाने के लिए मुट्ठी भर अनाज की उम्मीद में अपनी फटी पुरानी झोली को आने वाले लोगों के सामने फैलाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका अर्थ। तो दोस्तों इस काव्यांश से निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि पूरी कविता समाज की संवेदनहीनता और एक गरीब की बेबसी को दर्शाता है, ठीक है, जिसे देखकर किसी भी इंसान के मन में करुणा और दया का भाव जाग उठे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं, इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है, कह रहा है कि काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला भाव है, मुख्य भाव है। ऑप्शन ए है वीरता, ऑप्शन बी है श्रृंगार, ऑप्शन सी है हास्य, ऑप्शन डी है करुणा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, करुणा। कविता में एक अत्यंत गरीब और भूखे भिखारी की दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है। ऐसी दशा को देखकर पाठक के मन में दया और करुणा का भाव जागृत हो जाता है, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं 101 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है कि वह आता में वह सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है। ऑप्शन ए है विकलांग, ऑप्शन बी है गांधी जी, ऑप्शन सी है अतिथि, ऑप्शन डी है भिक्षुक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 101 नंबर प्रश्न का, ऑप्शन नंबर डी, भिक्षुक। कविता की शुरुआत ही कहाँ से हो रहा है, वह आता दो टूक कलेजे के करता, आगे है पछताता, पथ पर आता, ठीक है। यहाँ वह सर्वनाम का प्रयोग सीधे तौर पर किसके लिए आया, भिखारी यानी भिक्षुक के लिए आया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं 102 नंबर प्रश्न पर। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, इसका कारण है। ऑप्शन ए है भीख मांगने का नाटक करना, ऑप्शन बी है सिकुड़ कर बैठना, ऑप्शन सी है झुक कर चलना, ऑप्शन डी कुछ भी भोजन ना करना। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कुछ भी भोजन ना करना। अत्यधिक भूख और कई दिनों से भोजन ना मिलने के कारण भिखारी का पेट पूरी तरह सिकुड़कर पीठ से सट गया है। यह उसकी भीषण भूखमरी को दर्शा रहा है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 103 नंबर का प्रश्न क्या है, कलेजे के दो टूक करना का आशय है। ऑप्शन ए है कठिनाई पैदा करना, ऑप्शन बी है टुकड़े टुकड़े करना, ऑप्शन सी है मन को कष्ट पहुंचाना,
ऑप्शन डी है दिल की चीर फाड़ करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मन को कष्ट पहुंचाना। ठीक है, यह एक क्या है? कलेजों के दो टूक करना, ये क्या है? एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है बिच्छू की असहनीय गरीबी और दर्द को देखकर देखने वाले के मन को बहुत गहरा दुख और ठेस पहुंचना। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 104 पे। कह रहा है भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? ऑप्शन ए है अपनी गरीबी के बारे में बताने हेतु। ऑप्शन बी है भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहने हेतु। ऑप्शन सी है झोली में कुछ छिपाने हेतु। ऑप्शन डी है मुट्ठी भर अनाज दिखाने हेतु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहने हेतु। ठीक है, भिखारी क्या है? अत्यंत भूखा है और वह रास्ते पर चलने वाले लोगों से अपनी भूख शांत करने के लिए क्या कर रहा है? मुट्ठी भर अनाज या कुछ सहायता की उम्मीद झोली में फैलाता है, इसलिए झोली फैलाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते 105 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है कि मोह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है। ऑप्शन ए है शिरोरेखा। ऑप्शन बी है अनुस्वार। ऑप्शन सी है अनुनासिक। ऑप्शन डी है नासिक्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुनासिक। ठीक है, हिंदी व्याकरण में जब चंद्र बिंदु रहता है तो उसको क्या कहते हैं? अनुनासिक कहा जाता है। अनुनासिक के उच्चारण में ध्वनि जो है नाक और मुंह दोनों से समान रूप से बाहर निकलती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और एक क्या होता है दोस्तों? अनुस्वार होता है। ठीक है, अनुस्वार क्या होता है? अंग। ठीक है, इसके उच्चारण में, अंग के उच्चारण में जो है ध्वनि केवल नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से निकलती है। यही दोनों में फ़र्क है। तो सही आंसर यहाँ है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों हम लोगों ने जो काव्यांश पढ़ा था उसके प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। 100 से लेके 105 तक काव्यांश से संबंधित प्रश्न थे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब जो है 106 नंबर प्रश्न पे कह रहा है कि त्रिभाषा फार्मूला भारत की डैश की चुनौती और डैश को संबोधित करने का एक प्रयास है। ठीक है, ऑप्शन ए है भाषा स्थिति अवसरों ठीक है, ऑप्शन बी है संस्कृति समाधानों। ऑप्शन सी है यहाँ पे दोस्तों, ये ऑप्शन बी है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट सही से नहीं हो पाया। ऑप्शन सी है समस्याओं अवसरों, ये ऑप्शन सी है, ये सी वाला ऑप्शन है। और ऑप्शन डी है भाषा स्थिति संस्कृति। यानी ऑप्शन ए क्या है, एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। ऑप्शन ए है भाषा स्थिति अवसरों। ऑप्शन बी है संस्कृति समाधानों। ऑप्शन सी है समस्याओं अवसरों। ऑप्शन डी है भाषा स्थिति संस्कृति। ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों बताना है कि यहाँ दोनों जो फिलिंग द ब्लैंक से क्या भरा जाएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाषा स्थिति और अवसरों। यानी पहले में भाषा स्थिति भरा जाएगा, दूसरे में अवसरों। तो दोस्तों त्रिभाषा फार्मूला जो है भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। त्रिभाषा के अंतर्गत मातृभाषा, राष्ट्रभाषा एवं एक विदेशी भाषा का अध्ययन करना होता है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं 107 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है कि लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार है ऑप्शन ए पूर्णतः निराधार है।
ऑप्शन बी है पूर्णतः असत्य है, ऑप्शन सी है पूर्णतः सत्य है, ऑप्शन डी है आंशिक रूप से सत्य है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पूर्णतः क्या है, सत्य है। ठीक है, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। ये पूरी तरीके से क्या है, सत्य है। ठीक है, तो दोस्तों भाषा के चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आपस में पूरी तरह से जुड़े और अंतः संबंधित होते हैं। इसलिए लिखने की क्षमता का विकास अन्य 3 कौशलों के समन्वय में ही बेहतर तरीके से हो सकता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते 108 नंबर प्रश्न पे। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है निजी अनुभव को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना, ऑप्शन बी है प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंत्याक्षरी का मात्र आयोजन करना, ऑप्शन सी है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना, ऑप्शन डी है दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 से 8 में भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य केवल पढ़ना लिखना सिखाना नहीं है, बल्कि साहित्य की सराहना करना, भाषा की सूक्ष्म बारीकियों को समझना और उसके सौंदर्य बोध को ग्रहण करना होता है। ठीक है, तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं 109 नंबर प्रश्न पे। 109 नंबर प्रश्न है ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का ऑप्शन ए है सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ऑप्शन बी है एकमात्र उद्देश्य है, ऑप्शन सी है एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ऑप्शन डी है सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, तो दोस्तों जब बच्चा 6 से 8 में यानी उच्च प्राथमिक स्तर में आता है तो वह भाषा का उपयोग केवल अक्षर ज्ञान के लिए नहीं करता। इस स्तर पर भाषा एक माध्यम बनती है जिससे वह इतिहास, विज्ञान, भूगोल जैसे अन्य विषयों को क्या करता है, समझ सके। इसके साथ ही वह कविताएं और कहानियां पढ़कर आनंद ले सके। इसलिए यह भाषा शिक्षण का एक बेहद महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 110 पे। कह रहा है कि पढ़ने का अर्थ है, ऑप्शन ए है शब्दों को पढ़ना, ऑप्शन बी है पढ़कर समझना, ऑप्शन सी है वर्णमाला का ज्ञान, ऑप्शन डी है वाक्यों को पढ़ना। इसका सही आंसर है दोस्तों 110 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, पढ़कर समझना। ठीक है, शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी में के अनुसार अक्षरों को केवल जोर जोर से बोल देना या उनका सही उच्चारण कर लेना ये वास्तविक पढ़ना नहीं कहलाता है। पढ़ना तब सार्थक होता है जब पाठक लिखी हुई सामग्री के पीछे का भाव, विचार और अर्थ को पूरी तरह समझ सके। ठीक है, यदि बच्चा पढ़ रहा है पर समझ नहीं रहा है तो वह केवल रट रहा है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं 111 नंबर प्रश्न पे। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। डैश बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। प्रश्न डैश की ओर संकेत करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है भाषा संरचना, ऑप्शन बी है व्याकरणिक ज्ञान, ऑप्शन सी है भाषा की बारीकी, ऑप्शन डी है व्याकरण की परिभाषा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, व्याकरणिक ज्ञान। ठीक है, यहाँ शिक्षक क्या कर रहा है, बच्चों को रटा रटाया व्याकरण
यानी जैसे परिभाषाएं नहीं सिखा रहा है। इसके बजाय वह कविता की पंक्तियों में आए शब्दों, कौन सा शब्द आया? अभी भी। ठीक है, अभी भी के व्यवहारिक इस्तेमाल से यह समझा रहा है कि भाषा में निरंतरता को कैसे दिखाया जाता है। इसी संदर्भ में व्याकरण कहा जाता है, जो बच्चों के व्यवहारिक व्याकरण ज्ञान को मजबूत करता है। ये जो सिखा रहा है इसको क्या कहते हैं? संदर्भ में व्याकरण। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्याकरणिक ज्ञान। बढ़ते हैं 112 नंबर प्रश्न पे। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है, इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है समाचार पत्र, ऑप्शन बी है रेडियो नाटक, ऑप्शन सी है कविता पाठ, ऑप्शन डी है आयु अनुरूप साहित्य। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आयु अनुरूप साहित्य। स्कूली पाठ्यपुस्तकें ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं होती। बच्चे की भाषाई क्षमता को बढ़ाने के लिए उसकी उम्र और मानसिक स्तर के अनुकूल बाल साहित्य जैसे कि कहानियों की किताबें, पत्रिकाएं सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। यह सामग्री बच्चों में रुचि जगाती है और उन्हें बिना किसी दबाव के स्वाभाविक रूप से भाषा सीखने में मदद करती है। ठीक है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, आयु अनुरूप साहित्य। बढ़ते हैं 113 नंबर प्रश्न पे। कह रहा कि गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार। ऑप्शन ए है निराधार है, ऑप्शन बी है पूर्णतः सत्य है, ऑप्शन सी है पूर्णतः असत्य है, ऑप्शन डी है आंशिक रूप से सत्य है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पूर्णतः सत्य है। ठीक है, भाषा किसी एक कालखंड या पीरियड तक सीमित नहीं होता है। जब कोई छात्र गणित के कठिन सवालों को पढ़ता है या विज्ञान के प्रयोगों को समझता है, तब भी वह भाषा का उपयोग कर रहा होता है। ठीक है, इसलिए हर विषय की कक्षा अप्रत्यक्ष रूप से एक भाषा की कक्षा भी होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं 114 नंबर प्रश्न पे। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदी भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे, ठीक है, ऑप्शन ए दिया है ये सभी, ऑप्शन बी दिया है भाषा के विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके, ऑप्शन सी है हिंदीतर भाषा साहित्यकारों से परिचित हो सके, ऑप्शन डी है सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये सभी। ठीक है, तीनों विकल्प सही हैं। भारत क्या है? एक बहुभाषाई देश है, बहुभाषी देश है। ठीक है, और पाठ्य पुस्तकों में अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की रचनाओं को शामिल करने से बच्चे भाषा की विभिन्न शैलियों और विविधताओं से परिचित होते हैं। वे अन्य भाषाओं के महान साहित्यकारों को जान पाते हैं और इससे बच्चों में सामाजिक सांस्कृतिक संवेदनशीलता बढ़ती है, जिससे वे सभी संस्कृतियों का सम्मान करना सीखते हैं। तो सारे ऑप्शन सही हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं 115 नंबर प्रश्न पर। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब ऑप्शन ए है परीक्षाओं का आयोजन हो, ऑप्शन बी अनेक पाठ्य पुस्तकें हों, ऑप्शन सी भाषा का समृद्ध परिवेश हो, ऑप्शन डी सरल साहित्य का चयन हो। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भाषा का समृद्ध परिवेश हो। ठीक है दोस्तों, भाषा रटने या केवल नियम याद करने से नहीं आता। बच्चे के आसपास का वातावरण जितना भाषाई रूप से समृद्ध होगा, जैसे कि जहाँ उसे बातचीत करने, अपनी बात कहने या दूसरों को सुनने या किताबें पढ़ने के भरपूर मौके मिले, वह उतनी तेज़ी से और शुद्धता से भाषा सीखेगा। ठीक है, तो समृद्ध परिवेश भाषा सीखने की सबसे पहली शर्त है, यानी रिच लैंग्वेज एनवायरनमेंट।
तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं 116 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है लिखित परीक्षा, ऑप्शन बी है अवलोकन, ऑप्शन सी है जांच सूची, ऑप्शन डी है साक्षात्कार सूची। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो दोस्तों लिखित परीक्षा या जांच सूची से बच्चे की रटने की क्षमता का पता चल सकता है, लेकिन उसके वास्तविक भाषाई कौशल का नहीं। ठीक है, जब शिक्षक कक्षा में बच्चों को आपस में बात करते, समूह चर्चा करते या नाटक करते हुए स्वाभाविक रूप से देखता है या अवलोकन करता है, तब उसे पता चलता है कि बच्चा असल जिंदगी में भाषा का कितना सही इस्तेमाल कर पा रहा है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं 117 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है कि द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश दक्षता प्राप्त करना। ऑप्शन ए है बुनियादी, ऑप्शन बी है उच्च, ऑप्शन सी है सर्वोच्च, ऑप्शन डी है औसत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बुनियादी यानी कि बेसिक। जब हम कोई दूसरी भाषा जैसे कि हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे के लिए अंग्रेजी सीखते हैं तो शुरुआती लक्ष्य यह नहीं होता कि बच्चा उसमें बहुत बड़ा विद्वान या साहित्यकार बन जाए। ठीक है, बल्कि मुख्य लक्ष्य क्या होता है कि वह दैनिक जीवन की ज़रूरतों के लिए बातचीत करने और सामान्य समझ विकसित करने के लिए एक बुनियादी व्यवहारिक कुशलता हासिल कर सके। ठीक है, यानी कि बेसिक कम्युनिकेटिव प्रोफिशिएंसी हासिल कर ले। ठीक, ऑप्शन नंबर ए है बुनियादी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 118 पे। कह रहा है कि भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। ऑप्शन ए है निम्न, ऑप्शन बी है क्रमिक, ऑप्शन सी है एकीकृत, ऑप्शन डी है उच्च। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो भाषा के मुख्य रूप से 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये चारों अलग अलग डिब्बों में बंद नहीं हैं, बल्कि आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जब बच्चा सुनता है तभी वह बोलना सीखता है, जब वह ध्यान से पढ़ता है तभी वह अच्छा लिख पाता है। इसलिए शिक्षण के दौरान इन्हें हमेशा एक साथ जोड़कर सिखाया जाना चाहिए, यानी कि एकीकृत रूप से। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एकीकृत। बढ़ते हैं 119 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? ऑप्शन ए है पाठ्यपुस्तक विधि, ऑप्शन बी है आगमन विधि, ऑप्शन सी है निगमन विधि, ऑप्शन डी है सूत्र विधि। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड। ठीक है, इंडक्टिव मेथड। तो दोस्तों व्याकरण सिखाने की 2 मुख्य विधियां होती हैं। एक कौन सा है? आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड, और दूसरा कौन सा है? निगमन विधि यानी कि डिडक्टिव मेथड। ठीक है, कौन सा? डिडक्टिव मेथड। ठीक है, तो दोस्तों आगमन विधि में क्या होता है? आगमन विधि यानी कि जो हमारा ये है इंडक्टिव मेथड, इसमें ये जो है सबसे अच्छा माना जाता है, प्रभावी माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये बाल केंद्रित होता है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड होता है। इसमें क्या करता है शिक्षक? बच्चों को पहले बहुत सारे उदाहरण यानी एग्जाम्पल देगा, फिर बच्चे उन उदाहरणों को देखते हैं, समझते हैं, फिर खुद से ही किसी नियम तक पहुंचते हैं। ठीक है,
तो जैसे कि अगर शिक्षक को संज्ञा पढ़ाना है तो वह सीधे परिभाषा नहीं रटाएगा, वह पहले बच्चों से क्या कहेगा कि अपने आसपास की चीज़ों के नाम बताओ, तो सब बताएंगे कि मेज़ है, पेन है, बगल में कोई लड़का राहुल बैठा है, दिल्ली है। फिर वह बताएंगे कि इन सभी नामों को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो इससे बच्चे रटते नहीं हैं बल्कि खेल खेल में नियम को खुद खोजते हैं, जिससे उनका ज्ञान परमानेंट यानी कि अस्थायी हो जाता है। ये हमारा इंडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि में होता है। अब निगमन में इसमें क्या होता है, ये हमारा डिडक्टिव मेथड है। इसमें पहले नियम या परिभाषा रटा दी जाती है और बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। ठीक है, तो यह रटने पर ज़्यादा जोर देता है, इसलिए इसमें क्या होता है, जो है बच्चों में रचनात्मकता नहीं आ पाती है। ठीक है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं 120 नंबर प्रश्न पे। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार डैश से जुड़ा है। ऑप्शन ए है विज्ञान संबंधी शब्दावली, ऑप्शन बी है विषयों की विभिन्न भाषाओं, ऑप्शन सी है संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा, ऑप्शन डी है हिंदी भाषा के विभिन्न रंगतों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से। ठीक है, तो दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 से 8 की हिंदी की किताबों में केवल कहानियाँ या कविताएं नहीं होती, बल्कि विज्ञान, इतिहास और भूगोल से जुड़े पाठ भी शामिल होते हैं। जैसे एनसीईआरटी की किताब में क्या है, रक्त और हमारा शरीर एक वैज्ञानिक निबंध है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों को वैज्ञानिक बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें यह दिखाना है कि हिंदी भाषा का उपयोग केवल साहित्य लिखने में ही नहीं, बल्कि विज्ञान की जटिल बातों को समझाने के लिए भी कितनी खूबसूरती से किया जा सकता है। इसे ही भाषा की विभिन्न रंगतें यानी विविध रूप कहते हैं। विभिन्न रंगतें या विविध रूप यानी डिफरेंट सेट्स ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है। इससे बच्चे अलग अलग विषयों की शब्दावली और शैलियों से परिचित होते हैं। ठीक है, तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने सीटेट जूनियर यानी 6 to 8 के 8 दिसंबर 2019 के लैंग्वेज 1 हिंदी के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।